क्या हालचाल है सभी लोगों का? सभी लोग ठीक ठाक? सबकी तैयारी ठीक ठाक चल रही होगी बेटा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टार्ट किया था, वैद्युत विभव, और उसका पार्ट 01 यूट्यूब पर वीडियो मैंने अपलोड किया था, आप लोगों ने उसको तैयार भी कर लिया होगा। आज उसी क्रम में हम लोग पार्ट 02 लेकर के आए हैं, वैद्युत विभव का दूसरा भाग, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सभी लोग इसको रिवाइज करें और प्रतियोगी परीक्षाओं यानी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मन लगा करके इसको पढ़ें और अपनी तैयारी को अच्छा करें। तो सभी लोग कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाएं और पूरे टॉपिक को साथ साथ रिवाइज करें और इसके नोट्स भी बनाएं। जो नए बच्चे इसमें वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट करके सब लोग जरूर लिखें कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। सब लोग जरूर कमेंट किया करें और बताया करें जो मैं आपसे पूछता हूं कि आपकी तैयारी किस प्रकार की चल रही है। ठीक है बेटा? तो चलिए सभी लोग आज अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पार्ट 02। थोड़ा सा लास्ट रिव्यू इसका ले लिया जाए, जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्टडी किया था कि वैद्युत विभव होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि किसी भी आवेश को अगर इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाओगे, व्हेन एनी चार्ज कैरिंग फ्रॉम इनफाइनाइट टू विद इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमें वर्कडन करना पड़ता है और उसी वर्कडन से हम लोग क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका बेसिक फार्मूला था V इज इक्वल टू W अपॉन Q0। W इज द वर्कडन और Q0 इज द चार्ज, जिसको टेस्ट चार्ज यानी परीक्षण आवेश कहते हो। सभी लोगों को रिवाइज हो गया होगा। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है, पार्ट 01 जाकर के जरूर चेक करें और उसको रिवाइज करें। ठीक है? डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी डाल दूंगा, तो जो बच्चे चाहें तो इस वीडियो को दोबारा देख करके, या एक भी बार नहीं देखा है तो उसको देखकर पहले तैयार करें। ठीक है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बेसिक फार्मूला क्या था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू W अपॉन Q0। इसको हम लोगों ने बोला था वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज। सभी लोग जानते हो ये स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि, यूनिट थी जूल पर कूलम, इसको वोल्ट भी कहते हो। वोल्ट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और फिर बच्चों हम लोगों ने इसके आगे पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको बोलते हो वैद्युत विभवांतर, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोगों ने पढ़ा था VA माइनस VB इज इक्वल टू W अपॉन Q0। तो ये दोनों सूत्र आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला फार्मूला लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का V इज इक्वल टू W अपॉन Q0, और दूसरा फार्मूला लिखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का VA माइनस VB इज इक्वल टू W अपॉन Q0। सभी को पूरी बात क्लियर हो गई? किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। तो पोटेंशियल क्या था? किसी भी चार्ज को अगर इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाएं तो जितना भी वर्कडन होगा और चार्ज का रेशियो, उसको बोलते हो वैद्युत विभव, मींस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन जब बात की जाती है पोटेंशियल डिफरेंस की, तो किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो भी वर्कडन होगा और चार्ज का रेशियो, इसको क्या बोला जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB इज इक्वल टू W अपॉन Q0। क्लियर बेटा? तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं, हम लोग कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। तो लास्ट टॉपिक में मैंने ये सारी बातें आपको क्लियर कर दी थी। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो जाके इसको पढ़ें और रिवाइज करें। अब बच्चों बात ये आती है कि जैसे हमारे पास कोई भी चार्ज है Q, और इस चार्ज Q को इलेक्ट्रिक फील्ड में गति कराया जाता है। किसी भी आवेश को वैद्युत क्षेत्र में चलाने में कुछ ना कुछ वर्कडन जरूर होगा। किसी भी आवेश को या किसी भी चार्ज को जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में चलाओगे तो कुछ ना कुछ वर्कडन होगा। और हम लोगों ने माना कि ये जो वर्कडन है, अर्थात ये जो कार्य है वो है W, और जिस चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में गति करा रहे हैं वो चार्ज है Q, या फिर आप उसको Q0 भी कह सकते हो। मेरी बात सभी को समझ में आ रही है? बिल्कुल इजियर वे में, सिंपली वे में मैं आपको चीजों को समझा रहा हूं, आप मन लगा करके इन चीजों को समझें। चार्ज बेटा है हमारे पास Q, जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड में चलाने में वर्कडन कितना हुआ W। तो अगर हमको किसी भी क्वेश्चन में निकालना है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्कडन, तो हम लोग फार्मूला क्या लिखते हैं? W इज इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। सब पूरा फार्मूला सभी को समझ में आ गया? अगर हमको वर्कडन कैलकुलेट करना हो, कार्य की गणना करनी हो, तो वर्कडन का फार्मूला होता है W बराबर चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। कार्य W बराबर आवेश गुणे वैद्युत विभवांतर। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के विद्यार्थी ध्यान से समझा करें। पूरे लेक्चर को मैं इसीलिए
दोनों मीडियम में बताने का प्रयास करता हूं, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर भी कोई दिक्कत होती हो तो आप कमेंट सेक्शन में उस बात को लिख सकते हैं, दोबारा से उसको ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। तो किसी भी आवेश को अगर वैद्युत क्षेत्र में चलाना है तो कितना कार्य होगा, W बराबर आवेश गुणे वैद्युत विभवांतर। इसी को मैंने लिखा W इज इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। और बच्चों सभी लोग जानते हो चार्ज होता है Q और पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हो VA माइनस VB। इसलिए बेसिक फार्मूला बन गया वर्कडन का W इज इक्वल टू Q डेल्टा V। ठीक है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोगों ने क्या लेट किया है, डेल्टा V। तो वर्कडन का फार्मूला बन गया W बराबर Q डेल्टा V। और डेल्टा V को आप लोग जानते हो वैद्युत विभवांतर, या इसी को आप लोग बोलते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर हो गया। तो W बराबर फार्मूला क्या हो गया, Q डेल्टा V। अच्छा, एक बात क्वेश्चन लगाने में ध्यान देने वाली है, अगर किसी क्वेश्चन में आपसे वर्कडन पूछा जाए कि आप ये बताएं कि आवेश को वैद्युत क्षेत्र में चलाने में कितना कार्य हुआ, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्कडन इन मूविंग द चार्ज, तो या तो आंसर आपको दिया होगा जूल में और या तो आपको आंसर दिया होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। बच्चों मेरी बात को ध्यान से समझें, या तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आंसर कैलकुलेट करके जो निकालना है वो जूल में निकालना है, और या तो आंसर आपको निकालना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये आप क्वेश्चन को रीड करके समझ जाओगे, ऑब्जेक्टिव को देख करके। अगर क्वेश्चन का आंसर है जूल में तो सीधे सीधे हम लोग फार्मूला लगाएंगे W इज इक्वल टू Q डेल्टा V, और इसको आप जब कैलकुलेशन करोगे तो यूनिट क्या आएगी, जूल। लेकिन अगर आप यही कैलकुलेशन करोगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो आप फार्मूला लिखोगे W इज इक्वल टू Q डेल्टा V अपॉन E, और यहां पर आप इसकी यूनिट बच्चों क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या यूनिट लिखोगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन के चार्ज का डिवाइड कर देते हो, E है क्या, E है बेटा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता कितना है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। सभी को पता है ना। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन के चार्ज का जो आंसर आ रहा है W का उसमें डिवाइड कर दें तो आंसर किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, अन्यथा डायरेक्ट आंसर किस में होगा, जूल में। तो सीधा सीधा फार्मूला क्या बन गया, W इज इक्वल टू Q डेल्टा V, और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर है तो इसी को क्या लिखोगे, W इज इक्वल टू Q डेल्टा V अपॉन E, और E की वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। क्लियर हो गया। तो ये है वर्कडन का फार्मूला। बेटा वर्कडन को अलग अलग यूनिट से दिया जा सकता है, जैसे कि वर्कडन को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी लिखते हो, वर्कडन को मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी लिखते हो, और वर्कडन को बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी लिखा जाता है। क्लियर हो गया। अगर MeV में लिख रहे हो तो आप 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 13 का मल्टीप्लाई करोगे तब ये जूल में बदलेगा। अगर आप बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट कर रहे हो तो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10 का आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर जूल में कन्वर्ट होगा। और अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख रहे हो तो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका जूल में कन्वर्ट होगा। तो क्वेश्चंस को लगाते समय मात्रकों का विशेष ध्यान देना। कभी कदार ऐसा होता है आंसर्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिए होते हैं, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिए होते हैं, और बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिए होते हैं, या फिर किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिए होते हैं। तो इन सबको हमको बदलने की जरूरत पड़ती है। अगर आप इनको बदलोगे तो कैसे बदलोगे, मैंने आपको बता दिया है। बिलियन में होता है 10 की घात माइनस 10, मिलियन में होता है 10 की घात माइनस 13, और अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करो तो जानते हो 10 की घात माइनस 19, और किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अगर बात करी जाए तो 10 टू दी पावर 3, और यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आ गया बेटा सभी को। तो एक बात आज से आपको क्लियर हो गई है कि अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को चलाने में वर्कडन को पता करना चाहते हैं, आवेश की गणना करना चाहते हैं, तो फार्मूला क्या लगेगा, W बराबर Q डेल्टा V, या W इज इक्वल टू Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। और यूनिट पे हमको विचार करना है कि क्वेश्चन में यूनिट कौन कौन सी दी गई है। क्या यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी है, क्या यूनिट मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी है, क्या यूनिट बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी है। जिसमें भी दी जाए और उसको अगर हमको बदलना है तो ये सारी वैल्यूज आपको मैंने क्लियर कर दी हैं। आप मल्टीप्लाई करा करके आंसर को चेंज कर सकते हैं। सभी को बेटा समझ में आ गया। फार्मूले को नोट कर लें, ये टॉपिक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल के न्यूमेरिकल, पोटेंशियल के क्वेश्चन, वन लाइनर, ऑब्जेक्टिव कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जिनको आपको तैयार करना बहुत ही जरूरी है। और इसी प्रकार आप लोग सारी चीजों को तैयार करें। और अगर टॉपिक समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करें, जिससे आगे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको लगातार मिलते रहें। ठीक है बेटा, जल्दी से कर लो सभी लोग। क्वेश्चन के आंसर को, सॉरी कॉन्सेप्ट को आप जल्दी से नोट कर लें।
तो बच्चों सभी लोग क्वेश्चन को पढ़ें। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एन अल्फा पार्टिकल मूव्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स whose potentials are 20 volt and 10 volt respectively, then work done will be। सवाल को सभी लोग ध्यान से पढ़ें, सॉल्व करें सभी लोग क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से एक बार फिर से पढ़ लें। क्वेश्चन को पढ़ लिया बेटा। एक अल्फा कण वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच गति करता है जिनके वैद्युत विभव 10 वोल्ट और 20 वोल्ट हैं। क्वेश्चन कह रहा है कितना कार्य होगा ये कैलकुलेट करो। इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी भी ध्यान दें। एन अल्फा पार्टिकल मूव्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स whose electric potentials are 10 volt and 20 volt respectively, then work done will be 20 volt and 10 volt respectively। पहले है 20 वोल्ट और फिर है 10 वोल्ट और आपको ये बताना है कि कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है सबको समझ में आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड में एक कोई पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी। एक का पोटेंशियल है 10 वोल्ट और एक का है 20 वोल्ट और 10 वोल्ट और किसी भी एक अल्फा पार्टिकल को इसमें मूव कराया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा। एक अल्फा पार्टिकल है, ए से बी तक चलता है। तो बताएं ए के पोटेंशियल को हम लोग क्या लिखते हैं? वी ए इज इक्वल टू क्या दिया है बेटा? 20 वोल्ट। बी के पोटेंशियल को क्या लिखते हो? वी बी इज इक्वल टू क्या दिया है? 10 वोल्ट। और अल्फा पार्टिकल का चार्ज होता है क्यू अल्फा और क्यू अल्फा होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश का 2 गुना, मीन्स 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। इसी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? 3.2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 और इसकी यूनिट क्या होगी? कूलम। सभी को समझ में आ गया। अब आपको क्या निकालना है? वर्क डन। तो आप लोगों ने फार्मूला क्या पढ़ा था? चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो बस चार्ज की जगह आप क्या रखोगे? 3.2 10 टू दी पावर माइनस 19। वी की जगह क्या रखोगे? 20। वी की जगह 10। तो बेटा कितना आंसर आया? 3.2 10 टू दी पावर माइनस 19 इंटू 10 और 10 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 का मतलब कितना हुआ? 3.2 इंटू 10 टू दी पावर 1 और 1 माइनस 19 कितना होता है? माइनस 18 और यूनिट क्या बनेगी? जूल। सभी को समझ में आ गया। तो कितना वर्क डन हुआ? 3.2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 18 जूल। तो पहला तो आंसर आपका जूल में निकल आया। सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब उसके बाद अगर आंसर को निकालना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो मैंने आपको क्या बताया था? W इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी में आप E का डिवाइड कर दो। तो बेटा Q की जगह अल्फा पार्टिकल का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का डबल और डेल्टा V का मतलब हुआ 20 माइनस 10 और E का डिवाइड करोगे तो E से E कैंसिल। 2 इंटू 20 माइनस 10 का मीन्स 10। बेटा क्वेश्चन का सही आंसर आ गया 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर लिखोगे तो आंसर क्या होगा? 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर आप जूल में आंसर को लिखोगे तो जूल में आंसर क्या होगा? 3.2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 18 जूल। आई होप सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अपनी अपनी नोटबुक में सवाल को नोट कर लें जल्दी से सभी लोग और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि आपको पूरा टॉपिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या वीडियो आपको कैसा लगा। आप लोग जरूर इस बात को कमेंट सेक्शन में लिखें और बिल्कुल जोश के साथ, पूरे होश के साथ तैयारी को करते रहे। अपने समय की वैल्यू को या टाइम की वैल्यू को आप अपने भविष्य में आप किस प्रकार या आप अपने जीवन में आप किस प्रकार समय को अपने यूटिलाइज करते हो, इस बात को आप सीखें। समय का सदुपयोग करना सीखें जिससे आपकी उन्नति जरूर होगी और आप एग्जाम में चयनित होंगे। ठीक है बेटा, तो जल्दी से क्वेश्चन का आंसर नोट कर लें। वर्क डन का फार्मूला क्या होता है? W इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। उसका एक एप्लीकेशन मैंने आपको लगा के दिखाया और आप इसके आंसर को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी लिख सकते हो और जूल में भी लिख सकते हैं। नोट कर लें सभी लोग। तो सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, फार्मूला भी क्लियर हो गया और उसका एक एप्लीकेशन भी मैंने आपको लगा के दिखा दिया। बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप लोग तैयार कर लें। याद करें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि वर्क ही एनर्जी होता है। याद आया सभी को? वर्क एनर्जी जो थ्योरम होती है, कार्य ऊर्जा प्रमेय, वो हमको क्या बताती है? W इज इक्वल टू डेल्टा के। और डेल्टा के को आप लोग क्या बोलते हो? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, अर्थात गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। याद आया बेटा? तो किसी भी क्वेश्चन में आपसे अगर यह पूछा जाए, वो वर्क डन को ना बोले और आपसे बोले कि इस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में चलाने में इसकी काइनेटिक एनर्जी कितना बढ़ गई या गतिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ, तो जो कॉन्सेप्ट आपने वर्क डन के लिए अप्लाई किया है, सेम वही कॉन्सेप्ट रहेगा और जो W है वही किसके इक्वल होगा? डेल्टा के इक्वल होगा। तो अभी हम लोग W का फार्मूला क्या पढ़ रहे थे बेटा? W इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी और इसकी यूनिट क्या थी? जूल।
और अगर अब हमको क्या निकालना है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, अर्थात गतिज ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन, तो इसी फार्मूले को हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा के बराबर क्यू डेल्टा वी, और कैलकुलेशन को करेंगे तो आंसर किस में आएगा, जूल में आएगा। बताइए सभी लोग, ये बात आपको समझ में आई? तो चाहे आपसे ये पूछा जाए कि कितना कार्य हुआ, व्हाट इज द वर्क डन, और चाहे आपसे ये पूछा जाए कि आवेश को चलाने में, चार्ज को वैद्युत क्षेत्र में चलाने में गतिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ, फाइंड द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, तो दोनों फार्मूले में कोई डिफरेंस नहीं होता। जो फार्मूला W का वही फार्मूला किसका, डेल्टा K का। और अगर इसी प्रकार डेल्टा K का आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखा हो तो सेम वही आप लॉजिक अपनाएंगे, पूरी कैलकुलेशन में आप इलेक्ट्रॉन के चार्ज का डिवाइड कर देंगे, तो अब जो गतिज ऊर्जा में चेंज आएगा वो बच्चों किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। बताइए सभी को बात समझ में आ गई? तो अगर आपको वर्क डन निकालना है तब तो आप कर ही लोगे, लेकिन अगर आपको गतिज ऊर्जा में परिवर्तन निकालना है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो भी आप क्वेश्चन को कर लोगे। कोई चेंज नहीं है ना? सभी को समझ में आ रहा है? मन लगा करके पढ़ाई करो सभी लोग, ठीक है? बिल्कुल भी लापरवाही पढ़ाई में नहीं करना चाहिए। जितना ज्यादा हो सके माइंड को फोकस करके स्टडी किया करो, कंसंट्रेट रहा करो, वीडियो को पूरा देखा करो। बीच में स्किप कर देने से आपके कॉन्सेप्ट अधूरे रह जाते हैं। 2 मिनट देखा, 5 मिनट देखा, 6 मिनट देखा, 10 मिनट देखा ना, जितना लेक्चर है आधे घंटे का, 30 मिनट का, 25 मिनट का, 45 मिनट का, 1 घंटे का, जो भी वीडियो डाला जाए आप पूरा देखा करें, जिससे आपका कॉन्सेप्ट अधूरा ना रहे और सारी चीजें आपको क्लियर हो, ठीक है? होशियार सभी को बनना है ना। होशियार बच्चों की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है, किसी भी चीज को बीच में नहीं छोड़ते। अगर आप पढ़ाई आप कर रहे हैं तो पढ़ाई में जो भी लेसन आप पढ़ रहे हैं उसको आपको स्किप नहीं करना है, पूरे टॉपिक को ध्यान से पढ़ना है। तो डेल्टा के बराबर फार्मूला क्या होता है, क्यू डेल्टा वी अपॉन ई। तो ये बातें भी सभी को समझ में आ गई। वर्क डन निकालना हो और चाहे आपको डेल्टा के निकालना हो, सूत्र में कोई बदलाव नहीं होगा। क्लियर हो गया? अब बच्चों एक बात को आप ध्यान से समझें, हम लोग ये जानते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो K इज इक्वल टू होती है हाफ mv² जूल। याद आया सभी को? किसी भी चार्ज पार्टिकल की जो गतिज ऊर्जा है या किसी भी m मास के पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है उसका फार्मूला होता है K बराबर हाफ mv² जूल। और अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि काइनेटिक एनर्जी का एक और फार्मूला है Q डेल्टा V जूल, ठीक है? तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से अगर हम लोग इनको बराबर कर दें तो हाफ mv² इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी, और यहां से अगर हम लोग स्पीड का फार्मूला निकालें तो क्यू डेल्टा वी अपॉन एम होगा। सभी को बात समझ में आ गया क्या? यहां 2v होगा, 2q डेल्टा वी अपॉन एम होगा। इसको बोलते हो स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपके एग्जाम के लिए, सभी लोग इसको जरूर रिवाइज करें। इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी आवेश की अगर चाल निकालना है, इफ वी वांट टू फाइंड आउट स्पीड ऑफ एनी चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक बहुत ही प्राइम फार्मूला हमारे पास में होता है v इज इक्वल टू 2q डेल्टा वी बाई एम। यहां पर q को क्या बोलते हो, चार्ज। जो भी आपको पार्टिकल दिया जाएगा उसका आप चार्ज रख दें। डेल्टा वी को आप लोग क्या बोलते हो, पोटेंशियल डिफरेंस, अर्थात वैद्युत विभवांतर जो आपको दिया जाए आप लोग उसको रख दें। और m को बोलते हो आवेशित कण का द्रव्यमान, मास ऑफ चार्ज पार्टिकल, यानी आवेशित कण का द्रव्यमान। तो ये सारी वैल्यूज आपको पता होंगी, तब आप क्या निकाल सकते हो, स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो ये फार्मूला किसका आ गया, वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की चाल, स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये भी बात आपको क्लियर हो गई है। वर्क डन निकालना आपको आ गया, काइनेटिक एनर्जी निकालना आपको आ गया, काइनेटिक एनर्जी में चेंज निकालना आपको आ गया। और साथ साथ आप लोगों ने क्या सीख लिया कि अगर किसी आवेश की चाल हमको वैद्युत क्षेत्र में पता करनी है तो इतना बता दो कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोस पॉइंट्स वेयर चार्ज मूव्स। जहां पर आवेश जाता है उन बिंदुओं के बीच में विभवांतर कितना है। अगर इतना हमको बता दो, मास हमको बता दो, चार्ज हमको बता दो, नहीं तो क्यू और एम तो हम लोगों को अधिकतर लर्न भी होता है। तो यहां से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल, जिसका फार्मूला क्या बनता है बेटा, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2q डेल्टा v अपॉन m। सभी को समझ में आ गया? तो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये वाला। सॉरी, कई बार इसके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, तो सूत्र को भी आप अपने नोटबुक में शामिल कर लें। स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक फार्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2q डेल्टा v अपॉन m। नोट कर लें बेटा सभी लोग इसको। वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की चाल, स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, और फार्मूला को लिख दें v इज इक्वल टू अंडर रूट 2q डेल्टा v अपॉन m।
v इज इक्वल टू अंडर रूट 2q डेल्टा v अपॉन m। नीचे लिख लें वेयर डेल्टा v इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर, और m इज इक्वल टू लिख लें मास ऑफ चार्ज पार्टिकल, आवेशित कण का द्रव्यमान, और q को लिखते हैं कण का आवेश मींस चार्ज ऑफ द पार्टिकल। नोट कर लें बेटा इसको कॉपी में। सभी बच्चे बहुत ध्यान से तैयारी करें, एक एक चीज को मैं बहुत ही बारीकी से समझाने का प्रयास कर रहा हूं, बस आप इसको नोट्स अच्छे बनाएं और आप इसको रिवाइज करें। अब बच्चों हम लोगों को क्या सीखना है कि किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता है वो क्या होता है। ठीक है, बिंदु आवेश का जो वैद्युत विभव होगा उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं और इसके क्वेश्चंस हम लोग कैसे अटेम्प्ट करेंगे। पॉइंट चार्ज आप लोग जानते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आप लोगों ने पढ़ा था पॉइंट चार्ज का। जैसे हमारे पास कोई भी एक पॉइंट चार्ज है Q और इससे r डिस्टेंस पर कोई भी एक बिंदु है P जहां पर हम लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पता करना है। ठीक है, तो आप लोगों ने पहले क्या पढ़ा था कि पॉइंट P पर अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड आउट करना है तो पहले तो आप लोग कोई भी एक दूसरा पॉइंट इसके आगे सिलेक्ट करते थे। जैसे ये कोई भी पॉइंट होता था B और चार्ज से इसकी डिस्टेंस होती थी x। ठीक है ना, बिंदु आवेश से बिंदु B की दूरी को क्या मानते थे x, और इसके पास कोई एक अगला पॉइंट लेते थे A और A से B तक की डिस्टेंस को हम लोग मानते थे dx, और पॉइंट B पर हम लोग कोई भी रखते थे टेस्ट चार्ज Q0। बेटा ध्यान आया सभी को। अगर हमको पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी वैद्युत विभव को पता करना है तो पहले हम लोग क्या करेंगे, x दूरी पर कोई भी एक पॉइंट सिलेक्ट करेंगे B और इसके पास में एक कोई पॉइंट सिलेक्ट करेंगे A जिनके बीच की दूरी है dx। A और B के बीच की दूरी को क्या माना है dx, और पॉइंट B पर हम लोग क्या रखेंगे, कोई भी एक टेस्ट चार्ज यानी परीक्षण आवेश, और इस पर लगने वाला फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फोर्स F। अब सबसे पहले हम लोग इस चार्ज को लाएंगे B से A तक। कहां पर लाएंगे बेटा, B से A तक। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स। थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूं कि आपको कैसे पोटेंशियल पता करना है। Q0 पर सबसे पहले आप वैद्युत बल निकालेंगे, और याद करें फोर्स का फार्मूला होता था F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन x स्क्वायर। इस आवेश और इस आवेश के बीच इतना इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा जो चार्ज बच्चों कहां पर रखा हुआ है, पॉइंट B पर रखा हुआ है, तो उस पर लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो इतना होगा। अब आप लोग इस चार्ज को B से A पर लाओगे और क्या निकालोगे, वर्क डन। तो आप निकालोगे वर्क डन यानी कार्य की गणना dw, और dw इज इक्वल टू लिखोगे F इंटू माइनस dx। माइनस dx यहां पर क्यों आया, क्योंकि B पर जो चार्ज है उस पर फोर्स लग रहा है आउटवर्ड और चार्ज को ला रहे हो इनवर्ड। आप लोग जरा इस वाले चार्ज को देखें, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर होगा, बाहर की तरफ। चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, और चार्ज को ले जा रहे हो B से A, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, A से B, इसलिए यहां पर साइन क्या आ गया, माइनस। क्लियर हो गया सभी लोग। F इंटू माइनस dx, बस आप F की वैल्यू को यहां पर रख देते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन x स्क्वायर, और यहां पर बच्चों क्या हो जाता है, माइनस का dx। बताएं सभी लोग, ये बात आपको समझ में आ गई। माइनस dx मैंने कैसे लिख दिया, सभी को क्लियर हो गया। तो जब आपने इतना पता कर लिया कि चार्ज को B से A तक लाने में इतना वर्क डन हुआ, तो यहां पर कहीं पर कोई पॉइंट इनफाइनाइट होगा, तो चार्ज को इनफाइनाइट से अगर P पर लाएं तो कितना वर्क डन होगा। तो अब हम लोग निकाल लेते थे नेट वर्क डन यानी कुल कार्य, कहां से कहां तक, फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट P, अनंत से बिंदु P तक का कार्य, और हम लोग लगाते थे इंट्रीगेशन मेथड। तो आप लिखते थे W इज इक्वल टू इंट्रीगेशन ऑफ dw, कहां से चार्ज को ला रहे हो, इनफाइनाइट से, और किस दूरी तक ला रहे हो, r दूरी तक। यहां पर आप इसकी वैल्यू को रख देते थे इनफाइनाइट टू r 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहीं पर मैं लिख देता हूं Q0, और साइन है माइनस को बाहर कर लिया, और यहां पर आता है बेटा 1/x स्क्वायर और dx। आप पूरे कांस्टेंट वैल्यू को यहां से बाहर कर लेते हो, W इज इक्वल टू Q0 अपॉन माइनस का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इंटीग्रेशन के अंदर आप क्या लिखते हो, 1/x स्क्वायर dx, और लिमिट क्या लगती है, इनफाइनाइट टू r। अब इसको सॉल्व करना आपके लिए बड़ा आसान है। ठीक है, इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर dx को x की पावर -2, x की पावर -2 करके आप सिंप्लीफाई कर लोगे, तो आप क्या लिखोगे, W इज इक्वल टू माइनस Q0 अपॉन 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट, और इसको आप लिखते थे x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, और लिमिट आप क्या लगाते थे इनफाइनाइट से r। जब आप लोग उसको सिंप्लीफाई करोगे तो w का फार्मूला बनेगा Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/x। इतना वर्क डन होगा चार्ज को कहां तक लाने में, चार्ज को इनफाइनाइट से r दूरी तक लाने में। जब लिमिट को अप्लाई कर दोगे तो यहां पर r भी होगा। दैट इज इक्वेशन नंबर 3। और अब आप लोग क्या निकालते हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V = W अपॉन Q0। W की आप वैल्यू को रख देते हो तो आपके पास रिजल्ट क्या आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r, और बच्चों यूनिट क्या होगी, वोल्ट। ये बात सभी को समझ में आ गई। थोड़ा सा मैंने यहाँ आपको कॉन्सेप्ट बताने का प्रयास किया। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो फाउंडेशन कोर्स के हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, जिससे उनका भी नुकसान ना हो। और अगर उनको स्कूल में 11th 12th में उनकी पढ़ाई चल रही है तो अच्छी बात है, अगर अच्छी तरह पढ़ाई हो रही, लेकिन अगर उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो थोड़ा सा मैंने इसको क्लियर कर दिया कि ये फार्मूला कहाँ से आएगा। तो पूरा फार्मूला क्या बनेगा पोटेंशियल का, V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। सभी को तरीका समझ में आ गया। जो कंपटीशन के बच्चे हैं वो कॉन्सेप्ट को आइडिया बना लें, ध्यान रखना, और फार्मूले को आप बिल्कुल लर्न कर लें, रट लें जिसको कहते हो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 9 × 10⁹ और Q क्या होता है चार्ज, और R क्या होता है पॉइंट P तक की डिस्टेंस। कहां तक की डिस्टेंस, बिंदु P तक की दूरी, आवेश से बिंदु P तक की दूरी, ठीक है। तो इसको सभी लोग नोट कर लें। जो लोग ना नोट कर पाए हो वीडियो को पॉज कर लें, और बाकी लोग आगे वाले तरीके यानी कॉन्सेप्ट को ध्यान दें जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है बेटा। चलिए अब मैंने इसको रफ कर दिया। तो हम लोगों को बच्चों क्या रिजल्ट मिला कि बिंदु P पर अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना चाहते हो, ध्यान रखना, तो फार्मूला आया V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r, और बेटा इसकी यूनिट क्या हो गई, वोल्ट इसकी यूनिट हो गई। सभी को इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन अगर चार्ज कहां पर रखा हो, यदि आवेश परावैद्युत माध्यम में हो, इफ चार्ज इज इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम। परावैद्युत माध्यम का मतलब क्या होता है बेटा, डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अगर ये चार्ज डाइलेक्ट्रिक मीडियम में हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यही फार्मूला क्या बनता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/r, और बेटा यूनिट अब भी क्या होगी, वोल्ट। और सभी लोग जानते हो K को हम लोग क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक। दैट मीन्स इसको हम लोग बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अर्थात माध्यम का परावैद्युतांक, और इसकी वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है। सभी को बात समझ में आ गई क्या। और जब आप न्यूमेरिकल को सिंप्लीफाई करोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है बेटा, 9 × 10⁹ तो पोटेंशियल के न्यूमेरिकल आप किस फार्मूले से लगाओगे, 9 × 10⁹ Q/r, और यूनिट क्या होगी बेटा, वोल्ट। आप इस सूत्र की सहायता से वैद्युत विभव के सवालों को हल कर लोगे। सभी को मेरी बात समझ में आ गई है अच्छी तरीके से। कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको क्लियर कर दिया, पोटेंशियल के तरीके भी बता दिए। और चूंकि आप जानते हो पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, इसलिए इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने में डायरेक्शन होती थी, तो यहां पर कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी, नो एनी डायरेक्शन। अब दूसरी ये बात आई कि अगर चार्ज +Q ना हो करके -Q चार्ज हो, पॉइंट P हो, डिस्टेंस r हो। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि हमारे पास चार्ज है पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इतना आया। लेकिन अब चार्ज पॉजिटिव ना होकर के बेटा कैसा हो, नेगेटिव, -Q, तो भी आप फार्मूले को क्या लिखोगे, V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -Q/r। बस इस बात को आपको ध्यान देना है कि जब चार्ज होगा प्लस में तो पोटेंशियल का फार्मूला भी प्लस में लोगे, वहां चार्ज को Q/r लिखोगे। लेकिन जब चार्ज होगा माइनस में तो आप चार्ज को विद द साइन लोगे, दैट मींस -Q/r। तो इतनी बात आप अपने दिमाग में उतार लें कि धन आवेश के कारण विभव भी क्या होता है, धनात्मक, और ऋण आवेश के कारण विभव क्या होता है, ऋणात्मक। क्लियर हो गया। तो सारी बात यहां से कंप्लीट हो गई है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर पॉजिटिव चार्ज का निकालना है, वैद्युत विभव यदि आपको +Q आवेश का निकालना है, तो पोटेंशियल किस में होगा, प्लस में। और क्या फार्मूला बना, 9 × 10⁹
प्लस का Q बाई आर, लेकिन अगर चार्ज हमारे पास क्या है बेटा, नेगेटिव, और हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल r दूरी पर, तो पोटेंशियल किस में होगा, माइनस में, और फार्मूला क्या बनेगा, 9 इंटू 10⁹ माइनस Q बाई आर। अगर ये दो बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई तो आप पोटेंशियल के क्वेश्चंस को, वैद्युत विभव के न्यूमेरिकल्स को आप बेटा बहुत आसानी से लगा लोगे। और यही मैं चाहता हूं कि आप अपने कॉन्सेप्ट में परफेक्ट हो जाएं, आपसे एग्जाम में कोई गलती ना हो। इसलिए इस चीज को आप विशेष रूप से ध्यान दें कि इलेक्ट्रिक फील्ड को जब आप निकालते हो पॉइंट चार्ज का, तो जो साइन आता है प्लस और माइनस, वो फील्ड की डायरेक्शन से आता है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन आप जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो साइन आता है प्लस माइनस, वो डायरेक्शन के कारण नहीं आता, वो चार्ज के नेचर, आवेश की प्रकृति के कारण आता है। चार्ज अगर होगा प्लस में तो पोटेंशियल भी होगा प्लस में, और अगर चार्ज माइनस में तो पोटेंशियल किस में होगा, माइनस में। क्लियर हो गया? सभी लोग नोट कर लें अपनी कॉपी में, अच्छे नोट्स बनाएं, चीजों को तैयार करें, और कमेंट सेक्शन में सभी लोग जरूर लिखें, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, कि आपको टॉपिक कैसा लगा, क्या एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गई, वैद्युत विभव आपको टॉपिक बहुत अच्छी तरह क्लियर हुआ। तो जैसा आपके कमेंट आएंगे उसी प्रकार मैं नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड करूंगा, लेकिन पहले आप कमेंट करके अपनी बातों को जरूर बताएं। और जो नए बच्चे इसमें वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक करें और शेयर भी करें, तो और अच्छा होगा, अन्य बच्चों का भी फायदा होगा। ठीक है बेटा? तो आई होप आज की पूरी क्लास आपको समझ में आ गई होगी। जिसको नोट करने में प्रॉब्लम हो रही हो, वीडियो को पॉज करके तब नोट कर लें। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें, जिससे फिजिक्स में आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। अन्य बच्चों को भी आप ये जानकारी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कराएं। जो दूर दराज के बच्चे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे हैं, जो अच्छी कोचिंग क्लास नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, वो यूट्यूब, नेट, इंटरनेट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से वो अपनी फिजिक्स की तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। 12th के साथ साथ 11th के साथ साथ तैयारी को बहुत अच्छा कर सकते हैं। और एक नई अपडेट मैं आपके लिए बता दूं, जिस प्रकार 12th के वीडियोस मैं रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचा रहा हूं, उसी प्रकार 11th के कोर्स के जो कंपटीशन लेवल के जो अच्छे क्वेश्चंस हैं या जो अच्छे टॉपिक्स हैं, उनके वीडियोस भी एक एक करके मैं आप तक पहुंचाऊंगा। लेकिन इसके लिए आपका सपोर्ट, आपका साथ चाहिए। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कराएं और कमेंट करें, लाइक करें, जिससे मुझको लगातार आपका फीडबैक समझ में आए और ऐसा लगे कि आप तैयारी करने के लिए इच्छुक हैं, तो मैं उसी प्रकार आपके लिए और भी कुछ अच्छा कर सकूं। ठीक है बेटा? तो इस चीज को जरूर लोग ध्यान रखें। अपने आसपास जो भी बच्चे हों, है ना, अगर उनके पास इंटरनेट की सुविधा है तो आप उनको चैनल के बारे में बताएं कि वो लोग इस चैनल की हेल्प से काफ़ी अच्छी अपनी तैयारी को इंप्रूव कर सकते हो। और एक डिटेल्ड वीडियो भी मैं हर टॉपिक का बना दिया करूंगा, जिससे जो बच्चे एकेडमिक सेक्शन में पढ़ रहे हैं और आगे उनका टारगेट कंपटीशन में जाना है, चाहे वो जेईई की तैयारी करें, चाहे वो डिफेंस की तैयारी करें, एनडीए की प्रिपरेशन करें, एयरफोर्स की, नेवी की, नीट के एग्जाम की तैयारी करें, उनको फिजिक्स से कोई भय ना रहे, फिजिक्स से उनका डर खत्म हो जाए। ये मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि सरल से सरल भाषा में, सरल से सरल वे से सिंपल कॉन्सेप्ट के द्वारा आपके माइंड में विषय को उतारा जाए, सब्जेक्ट को क्लियर किया जाए। बस आप इसी प्रकार साथ देते रहें और लगातार आप मन लगा करके तैयारी को करते रहें। तो ठीक है बच्चों, बस आज का टॉपिक यहीं तक हम लोग कंप्लीट करते हैं। पार्ट 02 आज फिनिश हुआ। नेक्स्ट वीडियो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पार्ट 03 लेकर हम जल्दी उपस्थित होंगे आपके सामने। तब तक आप लोग अपनी तैयारी को मन लगा करके करते रहें और अपनी मेहनत को सार्थक करें, चीजों को रिवाइज करें, जिससे आने वाले एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्मेंस दे सके। तो नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।